हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह यूपी टेट 2021 का एग्जाम हुआ था 23 जनवरी 2022 को, और इसमें जो बाल विकास है और जो हिंदी है उसका यहाँ पे पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जो यूपी टेट एग्जाम है, जो भी छात्र यहाँ पर बीटीसी कर रहे हैं या जो डीएलएड कर रहे हैं, वे सब छात्र दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं। जो पास कर चुके हैं वो अभी दे सकते हैं, और जो भी छात्र बीएड पास हो चुके हैं या बीएड में जस्ट एडमिशन ले लिए हैं किसी भी सेमेस्टर में, सब के सब छात्र इस बार का जो यूपी टेट एग्जाम है उसको दे सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको क्लास कराई जा रही है, इसको शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, यूपी टेट एग्जाम में सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। 29 और 30 जनवरी को आपका यूपी टेट एग्जाम होने वाला है, बहुत ही कम समय है। तो अच्छे से जो क्लास आपको कराई जा रही है, इस क्लास को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए, यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण विधि से प्रश्न करने वाले हैं। पहला ही प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो और यहाँ पर टोटल 60 प्रश्न कराए जाएंगे। 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं यह भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए, जो मौलिकता है, नमनीयता है और जो प्रवाह है, ये सृजनात्मकता के घटक हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। इन्होंने यहाँ पे कुत्ता पे जो प्रयोग है वह पावलोव ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानसिक विद्युलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह होता है समस्या समाधान के लिए, और समस्या समाधान दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है उनकी संख्या होती है। तो देखेंगे जो मैकडूगल है, इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति की बात की जाए तो इनकी संख्या 14 है। 14 यहाँ पर देखेंगे दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन 14 में बात की जाए तो सबसे पहला पलायन है, दूसरा युयुत्सा है, और तीसरा निवृत्ति है, चौथा पुत्र कामना है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो 5वां है वह शरणागति है, 6वां जिज्ञासा है, 7वां काम है, और 8वां है आत्मस्थापना है, 9वां आपका दैन्य या विनीत भाव है, और जो 10वां होता है समूह की प्रवृत्ति होता है, 11वां आपका भोजन अन्वेषण होता है, और जो 12वां होता है संग्रह होता है, और जो 13वां रचना है, और 14वां हास्य को इन्होंने बताया मूल प्रवृत्ति। इसके बाद देखिए आ जाता है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो कोहलर है इनका यहाँ पे अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने आया है कि शैशव काल का यहाँ पे समय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको देखिए क्या दिया गया, शैशव काल, इसी को शैशवा अवस्था भी कहा जाता है। जो 0 से लेकर के 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष का मतलब है कि जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु है वही आपका क्या है, शैशवा अवस्था है, वही आपका शैशव काल है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। कई बार यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया, सी टेट एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद जरूर रखने हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, और नेक्स्ट प्रश्न की अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए, अगर आपको अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, कुछ सीखने के लिए, यहाँ पे कुछ सीखने के लिए जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अभी प्रेरणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, तो इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पर यह देखिए स्पेशली यह होता है आपका व्यक्तित्व में मापन के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तित्व लिखा गया है, तो व्यक्तित्व मापन में हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला वैसे राइट आंसर है, बाकी आयोग ने इसे डिलीट किया था। विकास की जो पूर्व संक्रियावस्था है निम्न में से किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है यह दिए थे पियाजे ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि जो ब्लूप्रिंट है निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वह परीक्षण निर्माण उसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, परीक्षण निर्माण, बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये स्किनर ने दिया है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है स्किनर ने दिया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटेल ने दिया था, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है औसत, यहाँ पे बुद्धि वाला पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर के 109 औसत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका औसत का मतलब होता है आपका सामान्य। अगर सामान्य लिखे तब भी आपको यही आंसर करना है। सामान्य बुद्धि ये पूछा जाए या औसत पूछा जाए तो ये 90 से लेकर के 100 यहाँ पे 9 तक होता है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर आपसे देखिए यहाँ पे 25 से नीचे रहेगी, अगर यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि है 25 से नीचे आ रही है तो वह बिल्कुल जड़ बुद्धि वाला बालक होगा। और जिनका यहाँ पे 140 से लेकर के 200 के बीच है वह प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। और अगर 80 से 89 है तो यह मंद बुद्धि में आ जाएंगे, यह मंद बुद्धि के बालक हैं। और यहाँ पे जो 70 से यहाँ पे 89 दिया गया है, 79 लिखा गया है, यह देखेंगे आपका निर्बल बुद्धि वाले बालक है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे जो प्रयास व भूल का सिद्धांत यह दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक दिया गया है ए वाले में, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे यह हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना उसको अर्थ प्रदान करना क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत कई बार सीटेट में पूछा गया, कई बार आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया, तो स्पीयरमैन ने दिया था। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो उन्होंने बिल्कुल साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे आपका हो जाएगा गाल्टन हो जाएगा। गाल्टन बी वाले में दिया गया है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है अवधान है, यह कथन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से डमविल का कथन है। सी वाला राइट आंसर है। मूल प्रवृत्तियों को 14 वर्ष से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे 14 वर्ष नहीं बल्कि 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे प्रकार रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे मैकडुगल ने दिया गया था। अभी जस्ट आपको मिला है कि यहाँ पे मैकडुगल ने जो मूल प्रवृत्ति थी उनको 14 प्रकार से यहाँ पे वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे मैकडुगल बी वाले में है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो BF स्किनर है इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो ए वाला आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है? तो यह कथन आपका है यहाँ पे जो क्रो एवं क्रो का था। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह कैनन ने किया था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग यहाँ पे DLED या BED में लेसन प्लान बनाते होंगे उस समय यह मिला होगा कि जो पाठ योजना है उसकी जो पंचपद प्रणाली है हर्बर्ट ने दिया। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। सी वाला आपका राइट आंसर है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यदि ये थी हरलाक ने दिया था। हरलाक बी वाले में है। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा
विकास के सिद्धांत में देखेंगे जैसे परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिबंध का सिद्धांत, या आएंगे। नहीं वाला पूछा गया है तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का जो नियम है। तो यहाँ पे ये वाला आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि युयुत्सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और युयुत्सा दिया गया है तो यह मूल प्रवृत्ति है। जो आपको देखेंगे 14 यहाँ पे मूल प्रवृत्ति बताई गई थी, यहाँ पे उन्हीं में से युयुत्सा भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे हिंदी के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी है, हिंदी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि उपत्यका का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसी को उपत्यका कहा जाता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अत्यंत में यहाँ पर देखेंगे अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति और अंत से बनता अत्यंत। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पैतृक शब्द लिखा गया है, जो पैतृक शुद्ध रूप से लिखा गया है वह बी वाले में है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगृहित हो जाएगा। अनुगृहित जो बी वाले में लिखा गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 3000 प्लस यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलने वाला है। और चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट एग्जाम की यहाँ पे बुक का कवर पेज देख सकते हैं, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर रहने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा देखने को मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि इस बुक में आपको यहाँ पे विश्लेषण चार्ट दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे विश्लेषण चार्ट देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं। और सबसे पहले इस बुक में आपको विषय सूची मिलने वाला है। विषय सूची में जो आपका यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यह मिल जाएगा, बिल्कुल सॉल्व रहेगा। और जो सभी सब्जेक्ट है बिल्कुल थ्योरी में मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मिलने वाले हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे उसकी आंसर शीट भी दिया गया है। आंसर शीट के बाद देखेंगे यहाँ पे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। यूपी टेट एग्जाम की जो बुक है इसको आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक का जो कवर पेज है इसको दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। और यूपी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते। 12 बरस लौ कुकर जीवा और 13 लौ जीएस यार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह जगनी की पंक्ति है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा अखिलेश हो जाएगा। अखिलेश दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सामाजिक शब्द में जो मूल शब्द है वह आपका समाज है, जो प्रत्यय है लास्ट में लगा रहता है इक हो जाएगा। तो यहाँ पे समाधान इक से बनेगा सामाजिक, तो डी वाला राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी भाषा में कुल आपकी 18 बोलियां हैं, और 18 बोलियां दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो उसमें आपकी 22 भाषाएं, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह आशु भाषण हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चौराहा शब्द में समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला पद आपका संख्यावाची है, तो यहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय शब्द दिया गया, गुणवाचक हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, यह लिखा गया है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, और सुभद्रा कुमारी चौहान दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो झांसी की रानी यहाँ पे फेमस यहाँ पे कविता है वह भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। सूरसागर किस भाषा की रचना है यह बताना है, और यह है ब्रज भाषा में। तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में एवं बोलने में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मॉरिशस में। जो मॉरिशस है उसमें भी देखेंगे हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें विसर्ग संधि है और निधन कपट से बनता है निष्कपट। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे के सामने के मुंह से उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वाच्य पूछा गया है। इसमें आपसे बेसिकली पूछा गया कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे मुंह से उठा नहीं गया, यह क्या है, भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये वाला राइट आंसर होगा। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मिश्र वाक्य पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, की लगाया तो मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न आपके सामने कि अकाल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है अकाल दिया गया, अकाल में हो जाएगा यहाँ पे दुर्भिक्ष हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो अकाल होता है अकाल के पर्यायवाची में आपका आ जाता है, जैसे यहाँ पे भुखमरी, सूखा, दुष्काल, कुकाल, अभाव, यह सब क्या है आपके अकाल के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न 51 से 55 तक यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया था। गद्यांश से छांट करके उत्तर आपको यहाँ पे लिखने थे। तो यहाँ पे प्रश्न था कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो पैसेज पढ़ लीजिएगा, पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वैदिक धर्म। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज में दिया गया, गद्यांश में दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है। और अगर पैसेज आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि 35 वर्ष। तो उसी को कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष बी वाले में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। स्वच्छंद दिया गया है, यह बनता है स्वधन छंद से बनता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि, डी वाला राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इसको भी पैसेज से करेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे गद्यांश में। गद्यांश में वैशाली दिया है, और आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है, लेकिन आपको गद्यांश से ही देखने के करने होते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय यह बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अक्कड़ प्रत्यय होगा, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आँख की किरकिरी होना इसका मतलब है अप्रिय लगना, सी वाला राइट आंसर है। शून्य का समास रूप क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शून्य का यहाँ पे जो समास रूप है वह हो जाएगा शून्य, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे शून्य का यहाँ पे आपसे बेसिकली यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे समास नहीं बल्कि यहाँ पे तत्सम रूप रहना चाहिए, यहाँ बहुत गलती है, यहाँ पे तत्सम रूप। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट समास का विलोम क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। समास का जो विलोम होता है वह अभ्यास होता है, याद रखेंगे, कई बार आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे 4 गज मलमल तो परिमाण बोधक हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे रंगा दिया गया है और इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा नासिक के हो जाएगा। तो नासिक के देखेंगे आपका दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको पेपर मिल जाएगा। तो